Assalamu alaikum to all of you. Once again, we will discuss important topic regarding the chemistry point of view. That is structure of atom में आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. इससे पहले दो मॉडल आए थे. एक का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की है उसने बोला था एटम इज द अल्टरनेट पार्टिकल ऑफ मैटर. फिर 19th सेंचुरी में सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, जिसमें प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, जिसमें न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, जिसकी वजह से जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी दैट फेल्स. उसके बाद आया जे जे थॉम्पसन. जे जे थॉम्पसन ने एक मॉडल प्रपोज किया जिसका नाम था पलम पुडिंग मॉडल या पलम पुडिंग राइजिंग मॉडल ऑफ एटम या वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम. इसको भी नोबेल प्राइज मिला 1923 में. ऑल्दो ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. एक ही चीज एक्सप्लेन की है यहाँ पे जे जे थॉम्पसन ने, दैट वाज ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम. ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम एंड ही सेड दैट जो भी मास है एटम का दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इट वाज जे जे थॉम्पसन. उसके बाद आया ये साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड. ये रदरफोर्ड बेसिकली न्यूजीलैंड का रहने वाला था. तो फिर इसकी डेथ यूके में होती है. इसने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल स्क्रैटिंग एक्सपेरिमेंट, जो आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके ड्रॉबैक्स भी मैं आज अच्छे से आपको बताऊंगा. तो इसके साथ दो कोवर्कर्स भी थे. एक का नाम है हेंस ग्रीगर एंड दूसरे का नाम था अर्नेस्ट मैट्सटन. हेंस ग्रीगर एंड अर्नेस्ट मैट्सटन was the two co-workers that worked with Rutherford. तो ये जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स. इसने 1911 में प्रपोज किया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. इसने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको जाना जाता है एक फेमस नेम से, दैट इज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्क्रैटिंग एक्सपेरिमेंट. वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इसमें इसने क्या किया है. तो पहले इसने लिया था एक अल्फा पार्टिकल सोर्स. ये एक अल्फा पार्टिकल सोर्स है. एक अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया था. ये मेनली था रेडियम. रेडियम अल्फा पार्टिकल सोर्स. और इसने लिया एक यहां पे लेड शीट और लेड प्लेट और लेड स्लिट. ये एक लेड शीट है मेड अप ऑफ लेड मेटल. तीसरा इसने लिया थिन गोल्ड फाइल. एक गोल्ड फाइल ली है, थिन गोल्ड फाइल. इस गोल्ड फाइल को इसने एनक्लोज किया है जिंक फ्लोरेसेंट फोटोग्राफिक स्क्रीन. ऐसे एनक्लोज किया है. इसके पीछे एक स्क्रीन लगाया है दैट वाज मेड अप ऑफ जिंक फ्लोरेसेंट. जिंक सल्फेट का ये बना था, ZnS, जिंक सल्फेट. ये गोल्ड फाइल है. AU इज द सिंबल ऑफ गोल्ड एंड PB इज द सिंबल ऑफ लेड. ये एक्सपेरिमेंट में ये एक लिया इसने रेडियम अल्फा पार्टिकल सोर्स. दूसरा इसने लिया है लेड की एक सिलेट और लेड का एक प्लेट लिया है और थिन गोल्ड फाइल लिया है. ये जो गोल्ड फाइल थी इसका जो थिकनेस थी वो थी 100 मिलीमीटर्स. यानी इस थिन गोल्ड फाइल की जो थिकनेस थी वो थी 100 मिलीमीटर्स. और ये जो जिंक था, जिंक सल्फेट का बना था ये स्क्रीन, जिंक सल्फेट, ZnS, जिंक सल्फेट. तो जो ही यहां से अल्फा पार्टिकल्स आए. अल्फा पार्टिकल्स क्या बेसिकली होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर बेसिकली हीलियम. हीलियम न्यूक्लियस का ये होता है.
इसको दो पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल्स आए, ये पास हुए किससे, इस लेड से, एंड दे हिट्स द गोल्ड फाइल। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ही इस गोल्ड फाइल को हिट हो गए ये अल्फा पार्टिकल्स, इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिवेट हो गए विथ लार्ज एंगल्स, ऐसे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिवेट हो गए विथ स्मॉल एंगल्स, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने यहाँ पे अपनी पाथ को रिटेन ही किया, यानी वो वापस अपनी पाथ से आ गई ऐसे, विथ एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। यानी ये जो रेडियम सोर्स था, रेडियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकले। अल्फा पार्टिकल्स आर हाईली एनर्जेटिकल पार्टिकल्स। ये जब इस गोल्ड फाइल पे पड़े तो इस गोल्ड फाइल में क्या हुआ, बेसिकली इन अल्फा पार्टिकल्स का, इनकी डिविएशन हो गई विथ डिफरेंट एंगल्स। कोई पार्टिकल ज्यादा डिवेट हुआ, कोई पार्टिकल लेस डिवेट हुआ, तो कोई पार्टिकल ने अपनी पाथ को रिटेन किया है। तो जो देखा गया है, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इस गोल्ड फाइल से अनडिफ्लेक्टेड होकर गुजरे, यानी उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स गोज थ्रू दिस गोल्ड फाइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई है। पहला पॉइंट है, why Rutherford take gold as a thin gold file? Why he take in his experiment gold file? Why he does not take any metal, silver, copper? Because as you know that gold एक malleable metal होता है, इसके पास हाई malleability होती है, जिसकी वजह से गोल्ड को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है बहुत आसानी से। इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, किसको, गोल्ड को। और गोल्ड आपको पता है ये एक नोबल मेटल है, नॉन रिएक्टिव मेटल है। तो रीजन क्या था वाई रदरफोर्ड टेक गोल्ड फाइल? पहला रीजन था, ये जो गोल्ड फाइल है, गोल्ड फाइल पॉजेस हाई मैलेबिलिटी, इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, वाई ही शुड टेक लेड सिलेट, वाई डज नॉट एनी अदर एलिमेंट? इसने लेड को इसलिए चूज किया है, जो लेड है ये एक डेंस एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। बहुत सारे एलिमेंट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल इरेडियम भी है, ऑस्मियम भी है, वो भी डेंस एलिमेंट्स है, लेकिन लेड भी एक अच्छा सा डेंस एलिमेंट है, जिसकी वजह से जब इस लेड मेटल से और लेड शीट से ये अल्फा पार्टिकल्स गुजरेंगे, ये इस लेड प्लेट को पेंट्रेट नहीं करेंगे, यानी अल्फा पार्टिकल्स कैन नॉट पेंट्रेट द लेड सिलेट। इन ऑर्डर टू, अगर कोई यहाँ पे कोई पर्सन होगा लैब में, यहाँ पे एक पर्सन, यहाँ पे एक पर्सन, अगर इन्होंने कोई अलग मेटल दिया होता तो उसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे उससे पेंट्रेट होते तो उनकी बॉडी पे पड़ते, जिसकी वजह से डैमेज हो सकता था, डीएनए डैमेज हो सकता है, आरएनए डैमेज हो सकता था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे डिजीज क्रिएट हो सकती थी। और वी कैन से दैट ये जो गोल्ड फाइल है और जो ये लेड है, लेड क्यों लिया? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्शन। रेडियम सोर्स क्यों लिया? अगर बहुत सारे थे, यूरेनियम था, यहाँ पे पोलूनियम था, प्लूटोनियम था, इरेडियम था, इसने अल्फा पार्टिकल सोर्स रेडियम इसलिए लिया है क्योंकि रेडियम हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता है विथ हाई स्पीड एंड इन लार्ज अमाउंट। ये रीजंस थे। क्या देखा इसने, जब ये अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फाइल पे पड़े तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट ऐसे, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो ऐसे गोल्ड फाइल से गुजरे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स। और कुछ ने यहां पे स्मॉल डिफ्लेक्शन दिखाई है, स्मॉल डिफ्लेक्शन इन दिस मैनर, स्मॉल डिफ्लेक्शन ऐसे। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जब इस गोल्ड फाइल से गुजरे तो उन्होंने अपनी पाथ को रिटेन किया है, यानी जिस पाथ से वो आए थे उसी पाथ से वो वापस गए, जिस पाथ से वो आए थे उसी पाथ से वापस गए। रेंज क्या था, यानी अगर हम लेंगे 20,000, 1 is 10, 100,000, 10,000, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स अगर इस गोल्ड फाइल पे पड़े,
इसमें से वन पार्टिकल उसने अपनी पाथ को रिटेन किया, ही चेंज एन एंगल ऑफ 180 डिग्री एंड गोज बैक विद सेम पाथ जहां से वो आया था, और 8000 में से एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ विथ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल, यानी 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ विद ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा इसने क्या देखा, इसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने रिटेन अपनी पाथ की, कुछ मैक्सिमम तो अनडिवेटेड होगी, मैक्सिमम तो अनडिवेटेड होगी। इस जिग का काम क्या था, यहाँ पे जिग का काम था जहां पे अल्फा पार्टिकल पड़ता वहां पे जिग फ्लोरेसेंस दिखाता था, यानी विजिबल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल रेज आर नॉट विजिबल। विजिबिलिटी के लिए हम देखते थे इस जिग स्क्रीन को, जो ही इस पे अल्फा पार्टिकल पड़ता था तो वहां पे लाइट डॉट्स क्रिएट होती थी, यानी फ्लोरेसेंस होती थी जिग की, जिसकी वजह से हमें पता चलता था कौन पार्टिकल कहाँ से गुजरा, कितना डिवेट हुआ, कौन पार्टिकल स्ट्रेट आया, किसकी वजह से, इस जिंक की वजह से, इस जिंक सल्फेट की वजह से, क्योंकि इस पे फ्लोरेसेंस होती थी। तो जो यहाँ पे जे थॉमसन ने बोला था कि जो मैक्सिमम चार्ज, या वी कैन से दैट जो चार्ज है इनसाइड द एटम इट इज होली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो पॉजिटिव चार्ज है वो होली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन यहाँ पे पता चलता है पॉजिटिव चार्ज होली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज होली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, लुक हियर दैट, अगर पॉजिटिव चार्ज होली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, अगर ये गोल्ड फाइल है, अगर इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो होली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो जो यहां से अल्फा पार्टिकल आएगा ये भी डिवेट होता, यहां से ये भी डिवेट होता, और यहां से ये भी डिवेट होता, और यहां से ये भी डिवेट होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे दैट गो थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट डिफ्लेक्शन, उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखाई है। अगर हम जे थॉमसन की बात मानते कि ये जो यहाँ पे गोल्ड फाइल है इसमें जो चार्ज है, अगर हम ये मानते ये होली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, तो ये जो यहां से मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड गुजरे, ये ऐसा फिर नहीं होता, फिर यहां से डिफ्लेक्शन ऐसे होती, हर किसी अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो इस गोल्ड फाइल से गुजरे हैं दैट शोज नो डिफ्लेक्शन, उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई। तो कुछ एफ्यू, यानी जो मैंने बोला है 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ने अपनी पाथ को रिटेन किया है, और 8000 में से एक पार्टिकल ने ग्रेटर डिफ्लेक्शन दिखाई, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल। तो ये जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, इससे ये कंक्लूजन हुआ, इससे ये कंक्लूजन हुआ, यहां पे आपको पता चलेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक, इसको +2 चार्ज होता है। अगर अल्फा पार्टिकल यहां से गुजरता एज पर जे थॉमसन, तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स गोज विदाउट डिफ्लेक्शन। इसके जो मेन पॉइंट्स निकले यहां पे इस एक्सपेरिमेंट के, इसने बोला मैक्सिमम स्पेस, पहला पॉइंट, मैक्सिमम स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ये पहला पॉइंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इसने बोला देयर इज ए हाईली डेंसली पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ एन एटम, हाईली डेंसली positive charge on atom, on the center of atom, on the center of atom, ये भी इसने बोला। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, इसने बोला ये जो डेंसली हाईली पॉजिटिव चार्ज है ऑन द सेंटर ऑफ द एटम, इसका जो रेडियस है इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज दैट ऑफ एटम, जो साइज इस डेंसली पॉजिटिव चार्ज का है इन एटम, ये वेरी स्मॉल है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, और वी कैन से दैट जो इसने बोला है डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज, एंड 10⁻⁻10 इज द साइज ऑफ एटम,
यानी अगर एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल को आप मान लीजिए ये डेंसली पॉजिटिव चार्ज है, अभी इसका नाम न्यूक्लियस नहीं आया, अभी मैं बताऊंगा बाद में इसको न्यूक्लियस कब कहेंगे हम। यानी अगर हम क्रिकेट बॉल को मानेंगे एक न्यूक्लियस, क्या मानेंगे, एक न्यूक्लियस, अगर इस क्रिकेट बॉल से हम 5 किलोमीटर डिस्टेंस लेंगे, अगर ये क्रिकेट बॉल है, यहाँ पे मैं एक रोप इसको टाइट करूंगा, फिर मैं 5 किलोमीटर डिस्टेंस लूंगा, फिर मैं एक सर्कल बनाऊंगा ऐसे, यानी ये क्रिकेट बॉल है, इससे मैं 5 किलोमीटर लूंगा, फिर एक रोप बांधूंगा इसको, फिर एक सर्कल क्रिएट करूंगा, जितना उसका वो रेडियस आएगा वो साइज ऑफ एटम है। न्यूक्लियस इसका मतलब है सिंपली साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज दैट ऑफ एटम। एटम बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये 3 कंक्लूजन निकले हैं इसमें। अगर आप कंपेयर करोगे ना इसको जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से, जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने बोला था जो मास ऑफ एटम है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन यहां से पता चला मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी। और जे जे थॉमसन ने बोला था जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज होली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम, लेकिन हमने देखा है मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स शो नो डिविएशन, दे पास थ्रू एटम विदाउट एनी डिविएशन और डिफ्लेक्शन, तो मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट है साइज, यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज दैट ऑफ एटम। तो ये 3 पॉइंट्स जब इसने कंक्लूजन किया तो इसने फिर यहां पे ये 4 पॉइंट्स एट लास्ट में कहे। इसने बोला मैक्सिमम स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। दूसरा, डेंसली पॉजिटिव चार्ज जो है एट अ सेंटर, उसको इसने न्यूक्लियस बोला। क्या बोला? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक। और तीसरा पॉइंट इसने बोला जो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विथ वेरी हाई स्पीड, यानी इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग around atom with very high speed, दूसरा पॉइंट। और थर्ड वन क्या बोला इसने बोला जो ये इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस are held together by electrostatic force of attraction। ये कंक्लूजन में कहा यहाँ पे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, यानी जो मैक्सिमम स्पेस है एटम की वो एम्प्टी है क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स डिवेट नहीं हुए। दूसरा, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इसने बोला डेंसली पॉजिटिवली चार्ज एटम में एक पार्टिकल होता है, एक स्पेस होती है जिसको हमने बोला न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हाईली डेंसली पॉजिटिव चार्ज होता है। नंबर थर्ड, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड। इसने बोला इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट्स, वी कैन से दैट। यहाँ पे ये भी लिखना, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग in orbits, यानी इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स विथ वेरी हाई स्पीड अराउंड द न्यूक्लियस। और इसने बोला है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इसके 4 पॉइंट्स थे। लेकिन जब मैक्सवेल्स थ्योरी आ गई, एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था मैक्सवेल ने बोला जो जब कोई चार्ज, जो मैं यहां पे बोलूंगा, पहले इसको मैं मिटाऊंगा, पहले जो इसके मेन ड्रॉबैक्स थे वो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। पहला ड्रॉबैक क्या था? इसने बोला न्यूक्लियस इज डेंसली पॉजिटिव चार्ज, हमने मान लिया। इसने बोला जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट, सेम
as that of planets are revolving around the sun. इसको solar system model of atom we can say that solar system से ये resemble करता था. कौन? रदरफोर्ड nuclear model of atom. जैसे solar system में sun एक्ट करता है एज न्यूक्लियस और जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके इर्द गिर्द ये घूमते हैं. यानी फॉर एग्जांपल जो सन है, सन सेंटर में है, इसके इर्द गिर्द घूमते हैं प्लैनेट्स. सेम रदरफोर्ड ने कहा, इसने बोला जो न्यूक्लियस है इट एक्ट्स एज ए सन और जो इलेक्ट्रॉन्स है दे एक्ट एज ए प्लैनेट. लेकिन अगर आप देखो कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, तो दो चार्जेस के दरमियान पहली कंडीशन है इनके दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं कोलम्बस फोर्स. तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कोलम्बस फोर्स वी कैन से दैट. इसके दरमियान जो फोर्स होगा वो होगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. ये एक कंडीशन होगी यहाँ पे. चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पॉजिटिव, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. तो दो चार्जेस के दरमियान हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. दूसरा, अगर आप देखोगे इस न्यूक्लियस का मास होगा, इस इलेक्ट्रॉन का भी मास होगा, तो इनके दरमियान दो मासेस के दरमियान इन फिजिक्स में अगर आपको पता होगा दो मासेस के दरमियान हमेशा एक फोर्स एग्जिस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इसके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, Fg होगा. वो Fg किसके बराबर होगा? G m डिवाइड बाय आर स्क्वायर. ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इनके दरमियान. दो फोर्सेस होते हैं इनके दरमियान, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास. जब रदरफोर्ड को पूछा गया, आपने बोला जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. लेकिन जब भी कोई चार्जर बॉडी को हम एक्सेलरेट करते हैं इन ए सर्कुलर मोशन, इट लॉसेस इट्स एनर्जी. यानी जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो ये लॉस करेगा एनर्जी. जब ये लॉस एनर्जी करेगा तो इलेक्ट्रॉन स्पाइरली न्यूक्लियस में एम्बिट होना चाहिए. इसको कितना टाइम लगेगा? 10⁻⁻8 सेकंड्स. यानी एज पर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, इसने बोला इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वेन डिफाइनेट ऑर्बिट्स. लेकिन एज पर मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, वो बोलता है कि अगर कोई चार्ज हम मोशन में लाते हैं यानी सर्कुलर मोशन में है, इट विल लॉस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेव क्रिएट करेगा जब ये एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता होगा. इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लॉस करेगा एनर्जी. अगर इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी करेगा तो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये दो अनलाइक चार्जेस हैं, तो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा तो इट विल स्पाइरली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ये एक ड्रॉबैक निकला. दूसरा ड्रॉबैक इसका जो निकला है, दैट वाज ही कैन नॉट से अबाउट द पोजिशन एंड अबाउट द एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स. इसने we can say that he cannot explain the distribution of electrons around the nucleus. इसने ये नहीं बोला कि इन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कैसे है या इनकी एनर्जी कैसे है. ये he cannot explain it. Two main drawbacks. One, he was unable to explain the stability of atom, and number third, he was unable to explain the distribution and energy of these electrons. इसने ये नहीं बोला इनके पास कितनी एनर्जी है, किस ऑर्बिट में है. ये he was unable to explain that. क्योंकि जो मैक्सवेल था, मैक्सवेल ने क्या दिया है? मैक्सवेल इसने प्रपोज किए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन मैक्सवेल ने जो बोल रहा है, अगर कोई चार्ज फॉर एग्जांपल घूम रहा है, इसका यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता है इस इलेक्ट्रॉन का एट एवरी पॉइंट, क्योंकि सर्कुलर मोशन है. इस पे एक फोर्स भी लगेगी, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. mv स्क्वायर अपॉन r, यानी Fc इज इक्वल टू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस इन विच इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग. तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, एज पर मैक्सवेल ये रेडिएट करेगा एनर्जी. जब ये रेडिएट करेगा एनर्जी तो इसको एनर्जी लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्पाइरली
होना चाहिए इनसाइड द न्यूक्लियस, ये इनसाइड द न्यूक्लियस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये अलग टॉपिक जो इसके बाद होगा, जो इसके बाद आया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, उसमें हम देखेंगे कि ये जो मैक्सवेल ने ये बात कही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एनर्जी, तो ये फॉल होना चाहिए न्यूक्लियस में। लेकिन अगर आप देखो कि प्लैनेट्स के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लैनेट्स के पास चार्ज ही कुछ नहीं होता है, ऑल्दो दे फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ सेम द इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह घूम रहा है जैसे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन अब प्लैनेट्स के पास यहाँ पे चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। तो ये हम कल में डिस्कस करेंगे कि क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं जाता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।